नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम भारतीय संविधान में एम लक्ष्मीकांत बुक को कर रहे हैं, आज उसमें हम चैप्टर 11 करेंगे। 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है हमारा, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप कितनी भी बातें बना लो कि हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। रातों से लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। वो कहावत है ना, एक बरसने वाले बादल कभी गरजते नहीं, वो सेम इस पर ही बिल्कुल सटीक ठीक बैठती है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 11 मूल संरचना का प्रादुर्भाव देखेंगे हम पहले। संविधान के अंतर्गत 368 के संविधान में अनुच्छेद 368 है, उसके अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। यह विषय संविधान लागू होने के 1 वर्ष पश्चात ही न्यायालय के समक्ष विचार में आया था। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके 1 वर्ष के बाद ही भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ इस विषय को जो है न्यायालय में देखा गया, जो किसमें अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक, और वो मामला कौन सा था? वो मामला था शंकर प्रसाद में संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई इसमें, और संपत्ति के अधिकारों में कटौती की गई, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा संवैधानिक नहीं था। ठीक, तो उसमें जो उसके कुछ अधिकारों में कटौती की गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। न्यायालय ने ये बात भी कही उस समय कि 368 के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों को भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर अनुच्छेद 13 की बात करें तो 13 में विधि, जिसे हम लॉ कहते हैं, कानून शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां कानूनन ही आती हैं, सामान्य कानून ही आते हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक, संवैधानिक संशोधन अधिनियम संवैधानिक नियम नहीं है। कैसा है? गैर संवैधानिक है। ठीक, इसलिए संसद संवैधानिक अधिनियम पारित कराकर मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 13 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन गोलकनाथ मामला होता है उसके बाद में 1967 में। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले वाली स्थिति बदल दी। मतलब जो अभी 1951 में स्थिति थी शंकर प्रसाद मामले में, वो गोलकनाथ मामले में किसने बदल दी? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक, इस मामले में 17वां संविधान संशोधन था। ये 17वां संविधान संशोधन 1964 का। ठीक, और इसमें वैधता को चुनौती दी गई और 9वीं अनुसूची में राज्य के अंतर्गत कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया। अब 9वीं अनुसूची में किन विषयों को जोड़ा जाता था? 9वीं अनुसूची में उन विषयों को जोड़ा जाता था जिन पर कानूनी कोई कार्यवाही नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में कानूनन कार्यवाही होती है। 9वीं अनुसूची में पढ़ाया था मैंने। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा स्थान इन्हें प्राप्त है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, न ही मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है, और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में संशोधन नहीं है। ठीक,
उसके बाद में एक 24वां संविधान संशोधन होता है, गोलकनाथ मामला होता है 1967 में। ठीक, इसमें प्रक्रिया संसद ने 1971 में अधिनियमित कर दी। अधिनियमित मतलब कोई चीज़ को जैसे न्यायालय ने चुनौती दी है तो उसमें हम संशोधन करके उसे अधिनियमित कर सकते हैं। इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया। और क्या घोषणा की गई कि 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने तथा मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति तो है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। ये कोई कानून नहीं होगा। ठीक, केस ओवर रोल कर दिया था। इसने 24वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। ये चीज़ किसमें क्लियर की गई? 24वें संविधान संशोधन में। ठीक, और अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों में संशोधन करके इनकी व्याख्या स्पष्ट की गई। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत था वो? अब यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 24वें अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सिद्धांत दिया? तो वो नया सिद्धांत था संविधान की मूल संरचना का किससे संबंधित था? संविधान की मूल संरचना से। ठीक, इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। ठीक, गोलकनाथ, केशवानंद और गोलकनाथ मामले के बाद ये क्लियर हुआ कि संसद किसी भी ऐसे मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती या बदलाव नहीं कर सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। जो अभी व्याख्या दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, इंदिरा नेहरू गांधी मामला हुआ, उसमें फिर उसकी पुनः पुष्टि की गई थी। ठीक, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। वो प्रावधान क्या था? प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों से संबंधित था। ठीक, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इन्हें बाहर कर दिया और यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। ठीक है, पुनः न्यायालय द्वारा नव आकर्षित इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया। 42वां संविधान, देखिए कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे 42वां, 44वां, 74वां, 84वां, 86वां, 101वां, 100वां और 104वां। ये कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधित कर यह घोषणा की, किस अनुच्छेद ने? 42वें संविधान संशोधन ने किसमें? 368 में संशोधन करा और व्याख्या दी संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। मतलब संसद की जो शक्तियां हैं उनकी कोई सीमा नहीं है और
का उल्लंघन ही क्यों ना हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने, उसके बाद देखो सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में, और इसमें प्रावधान को अमान्य कर दिया। जो पहला प्रावधान था उसे अमान्य कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे कभी भी जो है किसी के भी मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता था। ठीक, अनुच्छेद 368 से संबंधित मूल संरचना के सिद्धांत पर न्यायालय ने कुछ व्यवस्थाएं दी। ठीक, वो व्यवस्था क्या थी कि संसद किसी भी कानून को रद्द या नष्ट नहीं कर सकती। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसे ही संशोधन किया जाएगा जिससे कि संविधान की मूल संरचना पर कोई प्रभाव ना पड़े, और किसी भी मूल विशेषता को नष्ट नहीं कर सकती कौन? संसद। ठीक, सीमित शक्ति का उपभोगकर्ता बना दिया किसे? संसद को, और असीमित शक्तियों में बदलाव नहीं की जा सकती, सीमित शक्तियों में बदलाव किया जा सकता है। ठीक, पुनः वामन राव मामला आता है 1981 में, और सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए कुछ स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले के बाद अधिनियम संविधान संशोधनों पर लागू होगा। कौन सा? पुनः संरचना का सिद्धांत। ठीक, कब क्लियर किया? वामन राव मामला 1981 में। ठीक है, चलिए मूल संरचना के लिए कुछ तत्व दिए उन्होंने। ठीक, क्या क्या मूल संरचना है संविधान की, क्या क्या मूल ढांचा है। ठीक, तो 368 के अंतर्गत उनमें ही संशोधन हो सकता है जो मूल संरचना जिनसे प्रभावित ना हो। अब वो तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक एवं गणराज्य प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की समिति, सीमित शक्तियां, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति। ये कुछ मामले थे जो कि जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। अब मूलभूत ढांचे का विकास कैसे हुआ वो हम देख लेते हैं। मूलभूत ढांचे का विकास मतलब क्या क्या चीज़ हमारी जो है संशोधन के द्वारा बदलाव हुए और किस मुकदमे के तहत हुए, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक, तो मुकदमे का नाम था पहला केशवानंद भारती 1973। मौलिक अधिकार मामला से विख्यात था ये। बंटवारा हुआ, गणराज्य और लोकतांत्रिक स्वरूप प्रणाली दी गई, वाली सरकार दी गई। ठीक, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताया गया, संविधान का संघीय चरित्र बताया गया। ठीक, संविधान की संप्रभुता और एकता के बारे में चर्चा की गई, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा के बारे में, एक कल्याणकारी राज्य के स्थापना या जनादेश के बारे में, और संसदीय प्रणाली के बारे में। ये सब जो है मूलभूत ढांचे के अंतर्गत थे जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनके मामले में घोषित किए गए। कितने विषय थे? 9। ठीक, उसके बाद इंदिरा नेहरू मामला आता है 1975 में, और उसमें 6 विषय ऐसे दिए। ठीक, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, व्यक्ति की, अब ऐसा नहीं है ये जो विषय दिए हैं ये संविधान में पहले थे नहीं, पहले भी थे,
लेकिन इन्हें क्लियरली किया गया कि ये जो है संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनकी व्याख्या स्पष्ट की गई। व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता दी गई। कानून की सरकार लोगों की सरकार नहीं होगी। ठीक, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित हो। ठीक, लोकतंत्र में अंतर्निहित हो मतलब लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली सरकार। उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला 1980, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा की गई। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच, सिद्धांतों के बीच संतुलन पैदा किया गया। ठीक, सेंट्रल स्किलफील्ड लिमिटेड मामला आया। ये कंपनी का मामला था। इसमें न्याय तक प्रभावी पहुंच के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद भीम सिंह जी का मामला आया 1981 में। इसमें कल्याणकारी और सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई। ठीक, उसके बाद एसपी संपत कुमार मामला आया 1987 में। इसमें कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा की गई। ठीक, उसके बाद पी शंभु मूर्ति मामला आया उसमें सेम चीज की गई, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा। ठीक, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला आया 1991। इसमें अनुच्छेद 32, 36, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में चर्चा की गई। उसके बाद इंदिरा साहनी मामला आया 1992 में। ठीक, इसमें मंडल मामले के रूप में ये चर्चित था इंदिरा साहनी मामला, और कानून का शासन के बारे में इसमें बात की गई। उसके बाद कुमार पद्म प्रसाद मामला आया। ठीक, इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई। फिर कितोहतो होलोहोन मामला आया 1993 में। इसे दल बदल मामले के रूप में भी जानते हैं। ठीक, इसमें स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और गणराज्यात्मक ढांचे की बात की गई। उसके बाद रघुनाथ राव मामला आया। इसमें समानता का सिद्धांत और भारत की एकता अखंडता के बारे में बात की गई। टोटल ऐसे 22 मामले थे ये। ठीक, एसआर बॉम्बे मामला आया 1994 में। इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र उसमें उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226, 227 के अंतर्गत शक्तियों के बारे में बात की गई। इंदिरा साहनी मामला आया सन 2000 में, समानता का सिद्धांत दिया। फिर ऑल इंडिया जज एसोसिएशन मामला आया 2002 में, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के बारे में बात की गई। फिर कुलदीप नायर मामला आया 2006 में, लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात की गई। फिर एम नागराज मामला आया, समानता का सिद्धांत, इसमें समानता के सिद्धांत के बारे में बात की गई। फिर IR कोलो मामला आया 2007 में। इसे नवीन अनुसूची के जो विषय थे उनको जो है कानूनी रूप से कर दिया गया कि इन पे कानून का अब अधिकार होगा। इसमें क्या क्या, कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत, इन चीज़ों पर चर्चा की गई। फिर राम जेठमलानी मामला आया 2011 में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट किया गया। फिर नामित शर्मा मामला आया 2013 में। व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की बात की गई। फिर मद्रास बार एसोसिएशन मामला आया। इसमें न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 226, 27 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट किया गया। ठीक, तो ये थे हमारा संविधान की मूल संरचना कैसे हुई। आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
अभी ये जो कुछ लेक्चर होंगे हमारे 11, 12, 13, ये थोड़े बोरिंग टाइप के होंगे, लेकिन इनके बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, इसलिए इनको पढ़ना अनिवार्य है। अब आप एसएससी या किसी बेसिक लेवल के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाए। पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी और 2 लेक्चर थोड़े बोरिंग होंगे, उसके बाद इंटरेस्टिंग आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शुरू होने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।